पराजय का सामना करना पड़ता है उसे। तो आइए हम देखते हैं तराइन में द्वितीय युद्ध के क्या परिणाम रहे थे। तराइन के द्वितीय युद्ध के परिणाम। तो तराइन के द्वितीय युद्ध का भारत पर घातक प्रभाव पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान के साथ ही राजपूतों की उभरती हुई शक्ति और आकांक्षाओं का अंत हो गया था। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिक लड़ते हुए मारे गए थे। राजस्थान में अनेक स्थानों पर तुर्क सैनिकों ने तोड़फोड़ की। अनेक कलात्मक मंदिरों को नष्ट किया गया। उसकी जगह मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा लूटमार जैसे अनेक घृणित कार्य किए गए थे। इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति का अंत हो गया तथा राजस्थान में मुस्लिम आधिपत्य का जो मार्ग था वह प्रशस्त हो गया था। इस युद्ध में विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने अजमेर पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया था। तो इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य के आधिपत्य का जो मार्ग था प्रशस्त हो गया था। राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का अंत हो गया था। तो आइए हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन। चौहान वंशी शासकों में पृथ्वीराज चौहान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पृथ्वीराज चौहान वीर, सुंदर, साहसी और सैनिक प्रतिभाओं से युक्त व्यक्ति थे। पृथ्वीराज चौहान जो है विद्वानों व कलाकारों के आश्रयदाता थे। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वीराज चौहान ने शानदार सफलताएं प्राप्त की थी। अपने आप को एक सफल और विजयी सम्राट उसने सिद्ध भी किया था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहानों का एक सशक्त नेता थे। तो अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय क्यों हुई? इसके पीछे उत्तरदायी प्रमुख कारण कौन से रहे? आइए अब हम देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कारण। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो इस प्रकार थे। नंबर 1 है तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य संगठन व्यवस्था। तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य संगठन व्यवस्था। 2 नंबर है केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता। 3 नंबर राजपूतों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन। 4 नंबर है मोहम्मद गौरी द्वारा छल कपट का प्रयोग करना। 5 नंबर है राजपूतों में एकता का अभाव। 6 नंबर पृथ्वीराज चौहान की गंभीर भूलें। 7 नंबर है मोहम्मद गौरी द्वारा सुरक्षित सेना का प्रयोग करना। और 8 नंबर है पृथ्वीराज चौहान की विलासिता। पृथ्वीराज चौहान की विलासिता जो कि पृथ्वीराज की पराजय का एक प्रमुख कारण रही थी। सबसे पहले है पृथ्वीराज चौहान की पराजय का जो कारण है वह है तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य व्यवस्था। तो मोहम्मद गौरी की जो सैन्य व्यवस्था थी श्रेष्ठ थी, सुसंगठित थी, सुनियोजित थी। मोहम्मद गौरी के द्वारा सुरक्षित सेना का जो है प्रयोग किया गया था। मोहम्मद गौरी स्वयं भी एक कुशल सेना नायक थे। उसने सुनियोजित ढंग से अपनी सैन्य व्यवस्था की थी। उसने घुड़सवारों एवं तीरंदाजों को में जो है सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास किया था, जिसका परिणाम तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है। और इस युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। तो तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य व्यवस्था के कारण ही
मोहम्मद गौरी तराइन के द्वितीय युद्ध में विजयी रहता है। नंबर 2 है केंद्रीय सेना की दुर्बलता। तो केंद्रीय सेना की दुर्बलता भी पृथ्वीराज चौहान के पतन का कारण बनी थी। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की तुलना में कम सैनिक जुटा पाया था। पृथ्वीराज चौहान ने सीमांत प्रदेशों की सुरक्षा में जो अपनी अधिकतर सेना लगा रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो सेना है सही समय पर युद्ध क्षेत्र में पहुंच नहीं पाती थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो पृथ्वीराज चौहान की सैन्य व्यवस्था में अव्यवस्था बनी रहती थी, जिसका लाभ मोहम्मद गौरी ने उठाया और अपनी सुनियोजित संगठित सैन्य व्यवस्था के बल पर उसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित कर दिया। तीसरा है राजपूतों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन। तो राजपूतों का जो सैन्य संगठन था वह दोषपूर्ण था, जबकि मोहम्मद गौरी का सैन्य संगठन काफी सुनियोजित मजबूत था। पृथ्वीराज चौहान ने जो अपने सैन्य संगठन में समयानुकूल नवीन परिवर्तन नहीं किए, पृथ्वीराज चौहान ने नवीन युद्ध शैली को नहीं अपनाया। इसके अलावा सामंत प्रथा भी इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के लिए उत्तरदायी मानी गई है, क्योंकि इन सामंतों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। ये सामंत अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते थे तथा शासन कार्यों में राजा को सहयोग प्रदान नहीं करते थे। अतः केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता के कारण भी और सैन्य संगठन की दुर्बलता के कारण जो है इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद गौरी के द्वारा छल कपट का प्रयोग करना। तो मोहम्मद गौरी जो है युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उचित अनुचित सभी तरीके काम में लेता था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को संधि वार्ता के द्वारा उसे बुलावे में रखा और स्वयं जो है सैनिक तैयारियों में लगा रहा था। उसने युद्ध से पहले अपने खेमे में आग लगा रखी थी। मोहम्मद गौरी ने युद्ध आरंभ करने से पहले अपने खेमे में आग लगा रखी थी। ऐसा इसलिए ताकि पृथ्वीराज चौहान को शक न हो कि मोहम्मद गौरी युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है। सुबह होते ही अचानक मोहम्मद गौरी ने राजपूत सैनिकों पर धावा बोल दिया। इसके कारण जो राजपूत सैनिक संभल नहीं पाए और युद्ध में पराजित हो गए थे। इसी प्रकार जो नेक्स्ट है राजपूतों में एकता का अभाव। इस राजपूतों में एकता का अभाव था और अनुशासन का अभाव था, जबकि तुर्क सैनिकों में आपस में एकता थी। अपने धर्म को स्थापित करने के लिए वे अपने प्राणों का बलिदान भी कर देने को तैयार थे। तो इस प्रकार राजपूतों में संगठन और एकता का अभाव ही रहा। वे एक दूसरे को परास्त करने और अपमानित करने में ही लगे रहते थे। जो राजपूत लोग थे या सैनिक थे, ये एक दूसरे को पराजित करने और अपमानित करने में ही लगे रहते थे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल चालुक्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर जयचंद से शत्रुता मोल ली। इसके कारण समय आने पर इन राजपूत शासकों का जो सहयोग है वह पृथ्वीराज चौहान को नहीं मिल पाया, जिसके परिणाम स्वरूप तुर्क सैनिक इस युद्ध में विजयी रहे और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान की गंभीर भूलें। पृथ्वीराज चौहान की गंभीर भूलें जो थी पृथ्वीराज की पराजय के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रही थी, क्योंकि सबसे पहली भूल तो यह थी कि पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में विजयी रहने के बाद उसने मोहम्मद गौरी का पीछा करना जारी नहीं रखा था, जिसका परिणाम यह निकला कि मोहम्मद गौरी ने सैनिक तैयारियों के साथ
पुनः अगले ही वर्ष आक्रमण कर दिया था। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास ही नहीं किया। उसने शत्रु पक्ष की सैनिक तैयारियों को जानने के लिए भी उसने कभी प्रयास नहीं किया। पृथ्वीराज चौहान की गुप्तचर व्यवस्था भी तुर्कों के मुकाबले कमजोर ही रही थी। अतः पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन के द्वितीय युद्ध में अपनी गंभीर भूलों के कारण पराजित हो जाता है। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी द्वारा सुरक्षित सेना का प्रयोग करना। मोहम्मद गोरी एक अनुभवी सेना नायक था। उसने अपनी सुरक्षित सेना का प्रयोग किया और थके हुए राजा जो है इन घुड़सवारों के तेज आक्रमण का सामना नहीं कर पाए और युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए और मोहम्मद गोरी ने बड़ी आसानी से ही इस युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज की विलासिता। तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह कर लिया था। विवाह करने के पश्चात वह विलासिता में डूब गया था और रंगरेलियों में ही अधिक समय उसने अपना व्यस्त किया। शत्रु व्यक्तियों की जो जानकारी उसने लेने का कभी प्रयास ही नहीं किया। शत्रु पक्ष की कमजोरियों को जानने का प्रयास नहीं किया। वह किस प्रकार से सैनिक तैयारियों में लगे हुए थे इसके बारे में जानने की पृथ्वीराज चौहान ने कोशिश ही नहीं की। वह तो केवल अपनी पत्नी संयोगिता के मोहजाल में फंसा हुआ था और अपनी विलासिता में ही वह अधिक समय व्यतीत करता था। शासन कार्यों में उदासीन रहा। गुप्तचर व्यवस्था कमजोर रही। इसका परिणाम यह निकला कि मोहम्मद गोरी ने सैनिक तैयारियों के साथ 1192 ईस्वी में पुनः तराइन के मैदान पर प्रस्थान किया और बड़ी आसानी से पृथ्वीराज चौहान को उसने पराजित भी कर दिया था। तो इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के पराजय होने के निम्नलिखित कारण रहे थे, जैसा कि तुर्कों की श्रेष्ठ सैन्य व्यवस्था, नंबर 2 केंद्रीय सत्ता की दुर्बलता, 3 नंबर राजपूतों का दोषपूर्ण सैन्य संगठन। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी के द्वारा छल कपट का प्रयोग करना। नेक्स्ट है राजपूतों में एकता का भाव। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान की गंभीर भूलें, मोहम्मद गोरी द्वारा सुरक्षित सेना का प्रयोग और पृथ्वीराज चौहान की विलासिता। ये मुख्य कारण रहे थे पृथ्वीराज चौहान की पराजय के। तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों से संबंधित यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दूरिया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA सेकेंड ईयर इतिहास सेकंड राजस्थान का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियां। इसके अंतर्गत आज हम तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, इसके कारण, परिणाम और पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि कल हमने पृथ्वीराज चौहान टॉपिक शुरू किया था। पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन, गद्दी पर बैठते समय कठिनाइयाँ तथा उसकी प्रमुख विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो पृथ्वीराज चौहान का राजस्थान के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों, चालुक्यों और गहड़वालों को युद्ध में पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर राजपूतों की वीरता की प्रतिष्ठा स्थापित की थी और उसने अपने साम्राज्य को चरम सीमा पर पहुंचा दिया था।
पृथ्वीराज चौहान पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण शासक रहा है। पृथ्वीराज चौहान, जिनके पिता का नाम सोमेश्वर था, माता का नाम कस्तूरी बाई था। पिता की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान ने अपनी माता के संरक्षक के रूप में कार्य किया था और चौहानों की प्रतिष्ठा को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान ने प्रारंभिक विजय के अंतर्गत नागार्जुन का दमन किया, भंडारकों का दमन किया था और अपनी दिग्विजय विजय के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान ने चंदेलों पर विजय प्राप्त की, चालुक्य क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी, गहड़वालों से संघर्ष किया था। गहड़वाल शासक जयचंद, जो कि कन्नौज नरेश था, मोहम्मद घोरी से भी युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पराजित कर दिया था, परंतु अगले ही वर्ष मोहम्मद घोरी ने सैनिक तैयारियों के साथ अचानक पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर धावा बोला और पृथ्वीराज चौहान को अपनी अनेक भूलों के कारण इस युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी विजयी रहा था। तो आइए वो देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 1173 ईस्वी में मोहम्मद घोरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1173 ईस्वी में मोहम्मद घोरी को गजनी का गवर्नर नियुक्त किया गया था और इसके 2 वर्ष पश्चात ही उसने भारत पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1191 से 92 के बीच। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद घोरी की विजय होती है और अजमेर पर मोहम्मद घोरी जो है अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के जो कारण थे प्रमुख कुछ इस प्रकार थे। पहला है, भारत की धन संपदा को प्राप्त करना चाहता था मोहम्मद घोरी। दूसरा कारण धार्मिक कट्टरता थी। जो मोहम्मद घोरी है भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज चौहान हिंदू धर्म के समर्थक थे। इसके अलावा मोहम्मद घोरी की महत्वाकांक्षा और चौथा था पृथ्वीराज चौहान द्वारा घोरी की अधीनता मानने से इनकार। ये प्रमुख कारण थे तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध के। पहला कारण कि भारत जो था एक धन संपन्न प्रदेश था, अतः मोहम्मद घोरी भारत की अतुट धन संपदा को पाना चाहता था। दूसरी ओर उस समय भारत में आपसी फूट और वैमनस्यता का वातावरण फैला हुआ था, अतः मोहम्मद घोरी ने इन दुर्बलताओं का लाभ उठाकर भारत पर उसने आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। इस समय भारत में आपसी फूट और वैमनस्यता का वातावरण फैला हुआ था, अतः मोहम्मद घोरी ने इन दुर्बलताओं का लाभ उठाकर उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया था। नंबर 2 था धार्मिक कट्टरता। तो मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष का जो कारण रहा वह दोनों पक्षों की धार्मिक कट्टरता थी। मोहम्मद घोरी भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित करना चाहता था, जबकि पृथ्वीराज चौहान हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे। अतः दोनों पक्षों की जो धार्मिक कट्टरता थी आपसी तनाव का कारण बनी। तीसरी बात थी मोहम्मद घोरी की महत्वाकांक्षा। तो मोहम्मद घोरी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था
और वह भारत पर विजय प्राप्त करके शक्ति और सम्मान पाना चाहता था। दूसरी ओर पृथ्वीराज चौहान भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अतः वह भी अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को कायम रखना चाहता था। अतः दोनों पक्षों में संघर्ष होना अनिवार्य था। नेक्स्ट है 4 नंबर, पृथ्वीराज चौहान द्वारा गौरी की अधीनता मानने से इनकार। तो युद्ध का तत्कालीन कारण यही था कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास अपना एक राजदूत भेजकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा था, परंतु पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की अधीनता मानने से साफ इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहता है और मोहम्मद गौरी को युद्ध में जान बचाकर भागना पड़ता है। अगर पृथ्वीराज चौहान चाहता तो मोहम्मद गौरी का पीछा कर उसे पकड़कर मार सकता था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की यह गंभीर भूल रही कि उसने मोहम्मद गौरी को भागने दिया। परिणाम यह निकला कि मोहम्मद गौरी ने 1 वर्ष तक अपनी सैनिक तैयारियां पूरी की। पुनः 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया था। तो इस प्रकार अगले ही वर्ष 1192 में मोहम्मद गौरी ने एक विशाल सेना तैयार कर ली और पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए वह तराइन के मैदान की तरफ बढ़ा। इस बार मोहम्मद गौरी ने पुनः एक राजदूत पृथ्वीराज चौहान के पास भिजवाया और मांग की कि वह उसकी अधीनता स्वीकार करे, साथ साथ इस्लाम धर्म भी कबूल करे। परंतु पृथ्वीराज चौहान ने साफ इनकार कर दिया कि वह न तो मोहम्मद गौरी की अधीनता स्वीकार करेगा और न ही इस्लाम धर्म को ग्रहण करेगा। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में मनमुटाव काफी बढ़ गया था और पृथ्वीराज चौहान ने जो है एक सेना लेकर उसने भी तराइन के मैदान की ओर कूच किया। इस बार अन्य राजपूत शासकों का सहयोग न मिलने के कारण, जयचंद के साथ न देने के कारण, अपनी भूलों के कारण पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जो है पराजय हो जाती है। हसन निजामी लिखता है कि जब मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, वह उस समय गहरी निद्रा में सो रहा था। अतः इस बार स्वयं की भूलों के कारण उसे अपने साम्राज्य के साथ साथ अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा था। इस युद्ध में जन धन की काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी और चौहान साम्राज्य का जो है पूर्णतः अंत हो गया था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में अपने कुशल सैन्य संगठन, कूटनीतिक योग्यता आदि के बल पर वह इस युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफल रहता है और पृथ्वीराज चौहान को अपनी भूलों के कारण इस युद्ध में